Welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Jha, and in previous lectures we are saying the concept of the we are learning the concept of the welding, and प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेल्डिंग में क्या सब अभी तक कवर अप किया है उसे सबसे पहले एक बार समराइज़ करेंगे और फिर आगे इस लेक्चर में देखेंगे आज का टॉपिक्स में क्या क्या अपने को कवर करना है। होप सो हम लोग सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग आज के टॉपिक्स में स्टार्ट कर पाए और इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। एक बार पहले हम लोग पिछले चैप्टर्स में जो पढ़ाई किए थे या फिर पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने कवर अप किया था उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं और फिर हम लोग इस आज की क्लास की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था वेल्डिंग कहाँ से। हमने सबसे पहले क्या देखा था वेल्डिंग्स में। हमने सबसे पहले देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग क्या है और कि कैसे किस के हेल्प से वेल्डिंग होता है, जैसे कि हीट, प्रेशर एंड कभी कभी हीट और प्रेशर दोनों की मदद लेनी पड़ती है। उसके बाद हमने देखा प्रिंसिपल क्या है, आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है, कैसे आर्क वेल्डिंग होता है। उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रेट पोलैरिटी एंड रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है, कहाँ पे हीट ज़्यादा होगा, कहाँ पे हीट 2/3 ही होगा, कहाँ पे हीट 1/3 होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट के लेक्चर्स में कवर अप कर चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्क लेंथ के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने आर्क ब्लो के बारे में भी कवर अप किया था, क्या इफ़ेक्ट होगा आर्क ब्लो का उसके बारे में हमने कवर अप किया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या देखा था, नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ बेसिक्स टर्म्स देखे थे हमने, जैसे कि बैकिंग क्या होता है, बेस मेटल किसे कहते हैं, रूट क्या किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं, टो किसे कहते हैं, वेल्ड फेस किसे कहते हैं। तो ये सारे चीज़ हमने पिछले लेक्चर्स के पीछे के वीडियोस में, अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें अभी तक तो पहले पीछे का वीडियो जाके देखें, फिर क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से कंटिन्यूटी में है, ठीक है। तभी जाके आपको ये वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एक तो सीख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो एक बार पीछे का वीडियो देखें पहले, फिर ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा खुद को आनंदित महसूस करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट किसे कहते हैं, लैप जॉइंट किसे कहते हैं, कॉर्नर जॉइंट किसे कहते हैं। बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट्स हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग क्या होता है ये हमने देखा था, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट डालिए, उसका जवाब जरूर आएगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और जो हमारे अपने बच्चे हैं, जो हमारे क्लासेस के बच्चे, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको किसी से भी रिलेटेड डाउट हो या फिर मेरे पढ़ाने के स्टाइल से या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा, आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज भेजिए, मैं ग्रुप में हूँ। या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे आज। तो हमने पिछले लेक्चर्स में बोला था सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ वेल्डिंग। तो पहले इस आज के लेक्चर का स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं। तो सब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, सब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। सब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ वेल्डिंग।
चलिए हम लोग सब हेडिंग क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, ये हमारा सब हेडिंग होगा। तो वेल्डिंग के को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशंस देखेंगे, वेल्डिंग का किस किस ऑन बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं वेल्डिंग को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेल्डिंग को तीन ब्रॉडली क्लासिफाइड, सबसे पहले हम लोग वेल्डिंग को किस किस में करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो सबसे पहले वेल्डिंग को हम लोग ब्रॉडली किस में कन्वर्ट क्लासीफाई करते हैं, ये क्लासिफिकेशंस आपको देखना है। इसके बेसिस पे हम लोग आगे जो जो टॉपिक हमारे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को एक एक करके डिटेल में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। वेल्डिंग को ब्रॉडली तीन पार्ट में कौन सा तीन पार्ट होता है भैया, सॉलिड स्टेट, सबसे पहले सॉलिड स्टेट, दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है, लिक्विड स्टेट, तीसरा पार्ट कौन सा हमारा, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ये तीन पार्ट हो गए कवर। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, जैसे कि इसमें कोई भी फिलर मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। इस टाइप के वेल्डिंग में हम लोग कोई भी फिलर मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोजेनस वेल्डिंग होता है। इस टाइप के वेल्डिंग में हम लोग कोई भी फिलर मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। एक टाइप से ऑटोजेनस इसे बोला जा सकता है, इट्स एन ऑटोजेनस और इसमें क्या होता है, फिलर मटेरियल यूज नहीं होता है। सो नो फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल इसमें यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिक्विडस स्टेट की। ठीक है, तो लिक्विडस स्टेट में क्या होता है, इसे हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं, और एक होमोजीनियस टाइप होता है। ठीक है, ये एक फ्यूजन वेल्डिंग भी होता है और एक होमोजीनियस टाइप होता है। इसको आगे फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, वो भी देखेंगे। हर एक पार्ट को हम लोग आगे फर्दर भी क्लासीफाई करते हैं, वो भी अभी जस्ट देखेंगे। तो लिक्विडस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग और होमोजीनियस स्टेट। ठीक है, फ्यूजन वेल्डिंग क्यों कहते हैं वो अब जस्ट देखेंगे, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस इसका अगला पार्ट्स क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें गैस, थर्माइट, आर्क वेल्डिंग, तो इस टाइप के वेल्डिंग होता है, इसलिए हम लोग लिक्विडस वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको दूसरा क्या बोलते हैं, इसको फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग और होमोजीनियस। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तीसरा सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस इसलिए मतलब क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसमें जो फिलर मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो बेस मटेरियल, जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, वेल्डिंग जब हमें करना रहता है तो फिलर मटेरियल जो होता है सो बेस मटेरियल के सिमिलर होता है। ठीक है, बहुत सारे केस में, बट बहुत सारे केस में फिलर मटेरियल क्या होता है, बेस मटेरियल से डिफरेंट होता है। बट बहुत सारे केस में फिलर मटेरियल क्या होता है, बेस मटेरियल से डिफरेंट होता है। तो ये उसमें से केस है जिसमें फिलर मटेरियल क्या होता है, बेस मेटल से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन करिए,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस heterogeneous heterogeneous and film material different from base material, different from base material. फिलर मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम बेस मटेरियल। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके फर्दर पार्ट्स को, इसके फर्दर क्या क्या क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, इसके फर्दर पार्ट्स में क्या क्या क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सॉलिड स्टेट को सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जिसमें फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं। इस टाइप का वेल्डिंग क्या सब हो सकता है, तो इस टाइप के वेल्डिंग को हम लोग ब्रॉडली 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, कोल्ड, फ्रिक्शन, डिफ्यूजन एंड फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। कोल्ड, फ्रिक्शन, डिफ्यूजन एंड फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। इसको हम लोग किस में क्लासीफाई मेनली करते हैं, 4 डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है स्पेस की। तो इसको हम लोग किस किस पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट कौन सा है, कोल्ड वेल्डिंग। पहला पार्ट कौन सा है, कोल्ड वेल्डिंग। दूसरा पार्ट कौन सा होगा, एक, 2, 3 एंड 4, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा होगा, फ्रिक्शन वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद कौन सा पार्ट होगा, डिफ्यूजन वेल्डिंग एंड उसके बाद फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग एंड फोर्ज वेल्डिंग। डिफ्यूजन वेल्डिंग एंड फोर्ज वेल्डिंग। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब कोल्ड वेल्डिंग को 3 और पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन से पार्ट्स में, यहाँ पे देख लेते हैं उसे। स्पेस का प्रॉब्लम आने वाला है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। कोल्ड वेल्डिंग को हम लोग 3 ब्रॉडली कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और मेन डेप्थ में जिन टॉपिक, इस पे इतना फोकस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, थोड़ा सा लाइट भी ले सकते हैं, बट आगे जो हम लोग एक टॉपिक जो भी, जैसे कि अभी कोल्ड वेल्डिंग को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जैसे कि प्रेशर वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो इसमें एक्सप्लोसिव, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ये सब अलग से हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो टॉपिक को अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, उससे क्वेश्चन बनता है, वहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फोकस्ड करना है। तो पहला प्रेशर वेल्डिंग, पहला हमारे पास क्या है, अल्ट्रासोनिक, प्रेशर एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। उसको प्रेशर वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग एंड अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अब हम लिक्विड स्टेट को 3 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं।
कौन से आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग एंड रिएक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन सारों को हम लोग अलग से ब्रॉडली क्लासीफाई करके पढ़ाई करने वाले हैं। तो घबराने का नहीं है, बस अभी क्लासिफिकेशन चल रहा है, अभी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। तो लिक्विडस वेल्डिंग को हम लोग किस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यहाँ तक सभी को क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इनको भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग में 2 टाइप के आ जाते हैं, एक तो गैस वेल्डिंग और एक थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग में 2 टाइप्स के आ जाते हैं, एक गैस वेल्डिंग एंड एक थर्माइट वेल्डिंग। हर एक को हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद आर्क वेल्डिंग को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है फ्लक्स कोड वेल्डिंग, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसमें हम लोग टिग और मिग वेल्डिंग देखते हैं। उसके बाद एक पार्ट होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जो कि हम लोग आगे ठीक है पढ़ेंगे। अभी कोई ज़रूरी नहीं है डिस्कस करना, इतना जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, धीरे पढ़ना है। तो आर्क वेल्डिंग में को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। वो 3 पार्ट कौन से होते हैं? फ्लक्स कॉर्ड, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। और उसके बाद क्या होता है? सबमर्ज्ड वेल्डिंग। उसके बाद कौन सा पार्ट होता है? सबमर्ज्ड वेल्डिंग। ठीक है, तो सबमर्ज्ड वेल्डिंग तो एक अलग टॉपिक ही हो गया। अब सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि टिग और मिग होता है। और इन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टिग, जो कि अगर आप लोग कॉलेज में भी टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग पढ़ाई किए होंगे, अगर वर्कशॉप अच्छे से अटेंड किए होंगे, तो टिग और मिग वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स कोड को हम लोग 2 पार्ट में AC एंड DC करते हैं, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन चल रहा है तो लिख सकते हैं हम लोग AC और DC। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। हम लोग सॉलिड स्टेट को अच्छे से डिवाइड कर दिया। सॉलिड स्टेट को पहले 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया, कोल्ड, फ्रिक्शन, डिफ्यूजन एंड फोर्स। उसके बाद कोल्ड वेल्डिंग को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रेशर, एक्सप्लोजन एंड अल्ट्रासोनिक। हर एक के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद हमने बात किया लिक्विडस स्टेट की, जो कि एक फ्यूजन वेल्डिंग के तौर पे होता है। मतलब हीट देते हैं, मेल्ट होता है और फिर वो चिपकता है, इस टाइप का वेल्डिंग होता है। ठीक है, इसलिए इसे फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। टिग होता है, मिग होता है, फिर से सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है। उसके ये सब एक
डिफरेंट, इस सारे के बाद एक एक करके हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं जस्ट इस टॉपिक के बाद में। टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, एसी डीसी, गैस थर्माइट वेल्डिंग, यहाँ तक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण भी वेल्डिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब यार रेजिस्टेंस कब आता है? फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन कब आता है? अगर फ्रिक्शन रहेगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, अगर ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो वो मेल्ट करके चिपक जाएगा, तो यहाँ से वेल्ड हो जाएगा। तो ये सब कुछ हम लोग आगे और डीप में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट की। सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को हम लोग बेसिकली, या फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसमें फिलर मटेरियल डिफरेंट एलिमेंट से बना हो बेस मटेरियल से। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन पार्ट में इसको बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड एडेसिव बॉन्डिंग। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड एडेसिव बॉन्डिंग। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग and adhesive bonding. Adhesive bonding, soldering, bracing and adhesive bonding। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? चलिए ओके। अब हम लोग क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग सारे के बारे में आगे एक अलग ही ये सब टॉपिक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो अभी बस आप लोगों को एक क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना है और आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अभी हम लोग आगे बात करते हैं कुछ न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक कौन से होने वाला है सभी को समझ में आ रहा होगा। टॉपिक का नाम डालिए, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW। चलिए इसे रब करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की। तो सब हेडिंग डालिए, शील्डेड मेटल। देखिए वेल्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो टाइम लगने वाला है। ठीक है, और धीरे धीरे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज गेट में वेल्डिंग से, सॉरी वेल्डिंग नहीं, प्रोडक्शन से रहता है। ठीक है, गेट क्या ले लीजिए आप, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो प्रोडक्शन मतलब जान है। थर्मोडायनेमिक्स, प्रोडक्शन, सॉम, टॉम, इसी सब तो से तो आधा से ज़्यादा मार्क्स क्या आ जाते हैं। मैथ्स ले लो, मैथ, एप्टी, थर्मोडायनेमिक, सॉम, टॉम, प्रोडक्शन, ये सब। अच्छा एक चीज़ और, गेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोटा छोटा जो जैसे टॉपिक्स है, जैसे कि उसको भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, रैंक अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और चाहते हैं रैंक अच्छा लाना, तो छोटा छोटा टॉपिक अगर आप छोड़ दोगे तो वहीं से रैंक, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा टॉपिक से इजी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ से मिस कर जाते हैं, रैंक को काफ़ी पीछे चले जाते हैं अच्छे बच्चे। तो लास्ट के भरोसे मत बैठिए, जो ये टॉपिक को हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे,
किसी भी टॉपिक को लास्ट के भरोसे मत बैठिए कि ये टॉपिक्स को हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे या फिर जनवरी में कवर कर, नहीं, जनवरी दिसंबर और जनवरी फुल ऑन टेस्ट सीरीज़ के लिए रखना है अपने को। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, और बीच बीच में मैं बताते ही भी रहूँगा कैसे टेस्ट सीरीज़ देना है, कब से स्टार्ट करना है, और कब प्रीवियस ईयर साथ में लगाते रहिए जब जब टाइम मिले। तो यही सब, इस बार तो गेट का काफ़ी कुछ चेंज कम कर दिया है सिलेबस को, तो वो सब भी ध्यान में रख के कुछ भी नहीं पढ़ लेना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है। और सिलेबस शायद हमारे चैनल पर डिस्कस किया गया है, आप वहाँ से जाके चैनल लिंक्स आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसका दूसरा नाम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी है। तो सबसे पहले डालिए हेडिंग सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसका दूसरा नाम क्या है? मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इसका दूसरा नाम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? अब हम लोग बात करते हैं कि चलिए सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हम लोग ज़रूर स्टार्ट किए हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स और इसी के अंदर में ही आता है और उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले कुछ पॉइंट में नोट डाउन करवा दूँगा, फिर हम लोग सील्डेड मेटल आर्क मेटल वेल्डिंग की डायग्राम वगैरह देख के कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड वायर होता है, फ्लक्स कोटिंग मतलब वायर, उस इलेक्ट्रोड पे एक फ्लक्स कोटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद बेस मेटल होता है, उसके बाद स्लैग कोटिंग होता है, ये कुछ होते हैं, ठीक है। बट अब हम लोग जो इलेक्ट्रोड पकड़ के, जैसे कि ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसमें हम लोग को वेल्ड करना है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये ब्रेक है, दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो इन दोनों को हमें वेल्ड करना है, ठीक है, मान लो इन दोनों को हमें वेल्ड करना है। तो और ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर। ऐसे हम लोग वेल्ड करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे जब वेल्ड करेंगे तो यहाँ पे मान लो ऐसे इस डायरेक्शन में वेल्ड हमें करना है, इन दोनों को ऐसे वेल्ड करना है, ठीक है, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे वेल्ड करेंगे तो, और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर है, ऐसे इलेक्ट्रोड, ये हाथ हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड है। और ये हमारा हैंड क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर है। और ये इस डायरेक्शन में हमें वेल्ड करना है, ठीक है। जब हमें वेल्ड करना है तो हमारा इलेक्ट्रोड यूज़ होगा। जब इलेक्ट्रोड यूज होगा तो आर्क लेंथ को मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड वेल्ड पूल के डायरेक्शन में भी बढ़ाना है। धीरे धीरे अगर आप वेल्ड किए होंगे तो ये आपको मालूम होगा और फील कर पा रहे होंगे कि हमें इलेक्ट्रोड को धीरे 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 अपना मीन्स हाथ को नीचे भी ले जाना है और आगे भी ले जाना है। तो दो डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रोड होल्डर मूव करता है, एक तो वेल्ड पूल के डायरेक्शन में और आगे भी ले जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड हमारा ख़त्म हो रहा है। तो इसी बात को यहाँ पे पहले नोट डाउन करिए।
The electrode holder has the following two movement. The electrode holder, sorry marker नहीं, the electrode holder has following two movement during welding दो टाइप का मूवमेंट होता है वेल्डिंग के दौरान, मैंने बता रखा है अभी आपको। इलेक्ट्रोड होल्डर के पास दो टाइप का मूवमेंट होता है वेल्डिंग के, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। तो लिखिए फर्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभी जो मैं बता रहा हूँ, इससे क्या रिजल्ट आता है जब आप वो समझेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं बताने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड होल्डर हैज़ टू बी फेड टुवर्ड द वेल्ड पूल। The electrode holder has to be fed toward the weld pool with the same rate with the same rate with which electrode is being consumed, with which electrode is being consumed, ठीक है। पहला पॉइंट ये मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड को हम लोग को नीचे की ओर मीन्स वेल्ड पूल की ओर कांस्टेंट रेट सेम रेट से हमें बढ़ाना रहता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड क्या है धीरे धीरे कंज्यूम्ड होते रहता है। इलेक्ट्रोड नीचे से कंज्यूम होगा तब और हमें अगर हमें आर्क लेंथ मेंटेन करना है तो हमें आगे की ओर इसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इट्स मूवमेंट अलोंग, और आगे की ओर भी बढ़ाएंगे और जिस डायरेक्शन में वेल्ड करना है उस डायरेक्शन में भी बढ़ाएंगे, तो इट्स मूवमेंट अलोंग लेंथ ऑफ वेल्डमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड। नोट डाउन करेंगे, इट्स मूवमेंट अलोंग length of weldment to be produced। यहाँ तक सभी को क्लियर? along the length of weldment to be produced, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अब ये दोनों मूवमेंट अगर हम लोग मैनुअली करते हैं मीन्स खुद ब खुद करते हैं मीन्स नीचे भी ले जा रहे हैं और आगे भी ले जा रहे हैं, ये दोनों मूवमेंट अगर हम लोग मैनुअली करते हैं तो क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं मैनुअली आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो उस टाइप को वेल्डिंग को क्या हम लोग बोलते हैं, मैनुअली आर्क वेल्डिंग। ये बोथ द अबव मूवमेंट, नोट डाउन करिए, इफ बोथ द above movement
above movement, both the above movement is automatic, if the both the movement is maintained manually, manually, then it is called as manually arc welding, यहाँ तक सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग यानी ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग किसे कहते हैं, तो सिर्फ करते हैं और बात करते हैं आगे। सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक किसे कहते हैं, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक। तो पहले सेमी ऑटोमेटिक की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक क्या करते हैं, अगर हमारा फर्स्ट मूवमेंट जो हम लोग कर रहे थे जैसे कि पूल की तरफ वो हमारा ऑटोमेटिक हो और सेकंड हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, तो हम लोग उस टाइप के मूवमेंट को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं। तो हम लोग उस टाइप के मूवमेंट को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे नोट डाउन करिए, if the first movement is automatic, if the first movement is automatic and second is kept manual, then it is called as semi-automatic arc welding. Semi-automatic arc welding, then it is called as semi-automatic आर्क वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग की, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग की। इफ अब ऑटोमेटिक किसे बोलेंगे, और सेमी ऑटोमेटिक में एक हमारा मूवमेंट ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक में क्या हो जाएगा, दोनों मूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिंपल सा। इफ बोथ द मूवमेंट कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली देन इट इज कॉल्ड एज, इफ बोथ द मूवमेंट controlled automatically, if both the moment controlled automatically, then it is called as automatic arc welding, then it is called as automatic arc welding। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सभी को हर एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हर एक बात, ठीक है। इसके बाद बात आता है, अब हम लोग सब हेडिंग डालेंगे,
वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांस्टेंट आर्क ट्रांसफर, ये क्या होता है अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांस्टेंट आर्क ट्रांसफर, ठीक है। या फिर ये बेसिक्स हो गया। थोड़ा सा डायग्राम के बारे में हम लोग देख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हम लोग को वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कांस्टेंट करंट ट्रांसफ़र वगैरह के बारे में बात करें तो वो ज़्यादा मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से बेहतर होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डायग्राम के बारे में, इसके डायग्राम एंड वर्किंग्स के बारे में हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो इसे रब करिए। हम लोग शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर अभी डायग्राम देखेंगे सबसे पहले। तो हमारा बेस मेटल कौन सा है? ये हमारा बेस मेटल है, ये कुछ हमारा बेस मेटल है, ठीक है। ये हमारा बेस मेटल है। ये हमारा क्या है? बेस मेटल, ओके। इसके बाद अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें थोड़ी सी, तो ये क्या हो जाता है? स्लैग कोटिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है? स्लैग कोटिंग, ओके, ठीक है। और इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो हमारे पास डेप्थ है, ये जो हमारे पास डेप्थ है वेल्डिंग की डेप्थ, इस वेल्डिंग की डेप्थ को क्या बोलेंगे? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। इसे क्या बोलेंगे? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या आता है? ये ऊपर से आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोड रोड, इलेक्ट्रोड वायर, यार डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर को बोल दो डायग्राम बनाना, बहुत ही टफ है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या निकलेगा? आर्क। ये क्या है हमारे पास? आर्क। ये हमारे पास क्या आ रहा है? आर्क, ठीक है। और इसका डायरेक्शन ऑफ, ये इतना दूर तक वेल्ड करके आ गया और इधर ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हो जाएगा,
ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें क्या, वैसे इसमें रहता क्या है, इलेक्ट्रोड, ऊपर से ये लगा दो, ये क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रोड वायर। ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड वायर। ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड वायर। ये क्या रहेगा, फ्लक्स कोटिंग। ये क्या रहेगा, फ्लक्स कोटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोड वायर एंड फ्लक्स कोटिंग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास फाइनली शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की डायग्राम हमारे पास आ चुका है। तो इस डायग्राम को पहले तो नोट डाउन करें और समझे। तो यहाँ से क्या हुआ, वेल्डिंग स्टार्ट हमने यहाँ से किया, इस कॉर्नर से वेल्ड करते 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 यहाँ तक आया, और ऊपर में कुछ तो स्लैग आ जाते हैं, स्लैग कोटिंग हो जाता है। ठीक है, छोटा छोटा, मतलब स्लैग मतलब मीन्स ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, छोटा छोटा कण। और ये हमारे पास क्या है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसे हम लोग बोलते हैं। जितना डेप्थ तक मैंने ये स्टार्टिंग्स में ही बताया था, बेसिक्स में बताया था डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड वाइड है और ये उसके ऊपर इलेक्ट्रोड होल्डर है। इस डायरेक्शन में हमारा मूव हो रहा है इलेक्ट्रोड, और ये फ्लक्स कोटिंग है। ठीक है, और यही डायरेक्शन में, तो अभी मैंने जो बता रहा, अभी मैं जो बता रहा था, एक तो इसे अंदर की ओर आना पड़ेगा और इसको इस डायरेक्शन में भी मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, एक बात आप लोग बोलोगे, ये फ्लक्स कोटिंग क्या है, इलेक्ट्रोड पे फ्लक्स कोटिंग क्या है? ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ, पहले नोट डाउन करिए। ये मेथड जो है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सबसे पहले ये नोट डाउन करिए कि हम लोग शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एसी और डीसी सोर्स दोनों पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एसी एंड डीसी सोर्स दोनों पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हम लोग को टेम्परेचर किस रेंज में मिलता है अप्रॉक्स, ये जो हमारा आर्क का जो कोर का टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। आर्क के कोर में टेम्परेचर जो होता है, उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस टू 7000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मतलब काफ़ी हीट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को सबसे पहले नोट डाउन करिए। और इसका ये हमने मैकेनिज्म तो पहले पढ़ रखा था, तो नोट डाउन करने के लिए हमारे पास अभी दो पॉइंट है। द टेम्परेचर नोट, इसको नोट पॉइंट डाल के लिखिए, इसे नोट पॉइंट डाल के लिखिए। द टेम्परेचर इन द कोर, द टेम्परेचर इन द कोर the temperature in the core of the temperature in the core of the arc ranges between 6000 to 7000 degree Celsius, between
6000 to 7000 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है इसका, मतलब आर्क जो हमारा जो था उसके कोर का, जो हम लोग जनरली कोर के टेम्परेचर से ही मेज़र करते हैं, ठीक है। तो कोर में जितना टेम्परेचर आया है वो किसके अप्रॉक्सीमेट आता है, 6000 to 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो SMAW कैन बी परफॉर्म्ड, या फिर सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की जो है वो किस पे परफॉर्म किया जा सकता है, दोनों ही AC और DC दोनों ही पे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी आप लोग स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम में ये इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा, इसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, इस किस पे क्या परफॉर्म हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो नोट पॉइंट डाल के लिखिए, नोट पॉइंट डाल के लिखिए। SMAW can be performed both on AC and DC source, ठीक है। नोट पॉइंट डाल के लिखना है हमें। SMAW can be performed both on AC and DC source with dropping characteristic, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो खुल के बताएं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो खुल के बताएं। SMAW का हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, 6000 to 7000 के अप्रॉक्स, और SMW हम लोग AC और, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, AC एंड DC सोर्सेस दोनों के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये जो बीड मटेरियल जो होता है, मतलब बीड मटेरियल जो पूल मेकअप मटेरियल होता है, वो एक मतलब पेरेंट मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, फ्लक्स के कारण। फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स में डिफरेंट एलॉयज होते हैं जो कि प्रोवाइड होता है बीड मटेरियल को। अभी मैंने पूछा था ना पीछे फ्लक्स का क्या यूज होता है, तो फ्लक्स का यूज यही होता है, मतलब पहले तो हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है बीड को, ठीक है। दूसरा बात, हमारा जो बीड है उसे प्रोटेक्ट किससे करता है, क्योंकि वो एक ऊपर में एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो उस लेयर के कारण जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, तो वो किससे प्रोटेक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस से, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद उसमें एलॉयज होते हैं जो कि मिक्स होते हैं बीड में, जिसके कारण मीड का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाता है, बेस मेटल से भी, पेरेंट मेटल से भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके कारण आर्क स्टेबलाइजेशन पे भी इफेक्ट आता है, आर्क स्टेबलाइजेशन भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि फ्लक्स का फंक्शन ऑफ फ्लक्स में काफ़ी मायने रखता है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो मैं बेसिकली नोट डाउन करवा देता हूँ इन सारे पॉइंट को। उसके बाद आज के लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कांस्टेंट, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। चलिए।
अभी हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ फ्लक्सेस की। अभी जो मैंने समझाया उसको एक एक पॉइंट में लिख नोट डाउन कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ फंक्शन ऑफ फ्लक्स। क्या क्या फंक्शन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। पहला फंक्शन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इट प्रोवाइड हीट ट्रीटमेंट टू द बीट। इट प्रोवाइड हीट ट्रीटमेंट टू द बीट, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? इट फ्लक्स गिव्स Ly टू बीट मटेरियल, जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। फ्लक्स गिव्स Lys टू बीट मटेरियल bead becomes stronger than even the parent material, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करिए। हीट ट्रीटमेंट का तो मैंने लिखवा दिया। इसके बाद हाँ, एटमॉस्फेरिक गैसेस से भी हमारा बीट फ्लक्स बचाता है बीट को। तो इट प्रोटेक्ट द बीट फ्रॉम, इट प्रोटेक्ट द, देखिए ये नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ख़त्म होने के बाद कुछ समझ में नहीं आता। इट प्रोटेक्ट्स द बीट फ्रॉम द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? आर्क स्टेबलाइजेशन अच्छा होता है। आर्क स्टेबलाइजेशन इज गुड। आर्क स्टेबलाइजेशन इज गुड। तो ये सब कुछ फंक्शंस हैं बीट के, जो कि जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछ भी लिया जाता है। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में जब आप बैठेंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आते रहना चाहिए। एक एक पॉइंट पे क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर समझते हैं ना, उस टाइप का कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कांस्टेंट करंट ट्रांसफ़र से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर जल्दी ही। अब सारे से एक एक जो भी टॉपिक हैं हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट, इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में डालिए, या फिर हमारे ग्रुप चैट में डालिए, या फिर पर्सनली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं आप, जो हमारे स्टूडेंट हैं। उसके बाद उनको पर्सनल गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कि गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इतने डीप में शायद ही कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो, ठीक है। आप जाके किसी भी क्लासेस से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।